गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कृतिका का जो पहला पाठ है उसकी बात करते हैं। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई रचना है ये। इसमें कई चीज़ों पर जोर दिया गया है। एक तो कि जो बेटियां होती हैं उनके बारे में कई तरह के जो पूर्वाग्रह होते हैं, कई तरह के जो स्टीरियोटाइप्स जिसको आप पढ़ते हैं, तो उस तरह की जो भावनाएं होती हैं उनका एक विरोध किया गया है या दिखाया गया है कि वो गलत है। बेटियां भी कम नहीं होती हैं या उनके प्रति हमारे मन में किसी तरह की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, माता पिता के मन में या समाज में। और लीक से हटकर चलने की जहाँ तक बात है तो वो महिलाएं भी करती हैं, भरपूर तरीके से करती हैं। तो इन्हीं बातों पर इसमें जोर दिया गया है। इसमें कई तरह की महिलाएं हैं। जो शीर्षक ही है मेरे संग की औरतें, यानी इनके समय में जो औरतें या इनके साथ जो औरतें रहीं उनके बारे में बात की गई है कि वो कैसे अपना जीवन जीती थी, किस तरह से वो अपने आदर्श को लेकर चलती थी और अपने जीवन को उन्होंने बेहतर तरीके से जिया, किस तरह के सिद्धांत अपनाए, कैसे वो अपना काम करती थी। ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। इसमें शुरुआत होती है नानी से, लेखिका की नानी। तो लेखिका की नानी जो थी वो एक पर्दे में रहने वाली घरेलू स्त्री थी, हाउस वाइफ थी। और उस समय में तो स्त्रियां और भी ज़्यादा पर्दे में रहती थी, घर में रहती थी, किसी के सामने नहीं जाती थी। अपने पति से भी काम भर ही बातचीत होती थी उनकी, बाकी लोगों से तो खैर छोड़ ही दीजिए। तो लेखिका ने नानी को देखा नहीं था, लेकिन उनकी जो कहानियाँ इन्होंने सुनी थी, उनकी जो बातें सुनी थी, उसने इनको बहुत प्रभावित किया था। इनके मन पर उसका गहरा असर पड़ा था। तो ये जब बड़ी हुई तो उन कहानियों का मतलब इनके समझ में आया। तो ये बताती हैं कि लेखिका की जो नानी थी वो एक पर्दे में रहने वाली साधारण महिला थी जो घर में रहती थी। जो उस दौरान महिलाओं की जो स्थिति थी वैसी ही वो महिला थी। इनके जो नाना थे यानी नानी के जो पति थे वो पढ़ाई कर रहे थे, फिर शादी हुई। शादी के तुरंत बाद वो विदेश चले गए बैरिस्ट्री करने के लिए। उस ज़माने में लोग इंग्लैंड जाते थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, वकालत जिसको अभी कहते हैं, लॉ की पढ़ाई, उसको उस समय बैरिस्ट्री कहा जाता था, बैरिस्टर की पढ़ाई होती थी वो। तो ज़्यादातर लोग जिनके भी बारे में आप जानते हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए महापुरुष उस समय के जिनको कह सकते हैं, वो सभी आप उनकी जीवनी जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर लोग बैरिस्ट्री पढ़ते ही थे। वह उस समय एक मुख्य पढ़ाई थी। तो उसके लिए लोग विदेश जाते थे पढ़ने, उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए। तो इनके पति भी विलायत यानी विदेश चले गए पढ़ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। कैम्ब्रिज बड़ा ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, आज भी है। तो वहाँ से जब वो डिग्री लेकर लौटे उनके नाना, तो वो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के रंग ढंग, वहाँ रहने का जो तरीका था वो सीख कर आए थे। होता है जहाँ आप उस दौर में जब आप युवावस्था में होते हैं तब अगर कहीं आप अपने से बेहतर जगह पर जाते हैं पढ़ाई के लिए, वो बेहतर जगह ही गए थे यहाँ से, तो वहाँ की चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं और आप उसको सीखते हैं, अपने जीवन में उसको लागू करते हैं, उतारते हैं। तो इनके जो नाना थे वो भी वहाँ से जब आए तो अंग्रेज़ों जैसी रीति रिवाज का पालन करने लगे। वो रहन सहन उनका उस तरह का हो गया था और वैसे ही ज़िंदगी वो बिताने लगे। तो नाना वैसी ज़िंदगी बिताने लगे और नानी जो थी वो जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहने लगी। उनकी खूबी यह थी कि उन्होंने नाना के किसी भी तौर तरीके का विरोध नहीं किया, मतलब अपने पति के किसी भी तौर तरीके का विरोध नहीं किया। वो जैसे रहना चाहते थे उसमें उनका सहयोग किया। साथ ही यह भी ध्यान रखा कि उनका जो अपना रंग ढंग था, अपना जो जीवन जीने का तरीका था वो नहीं बदले, उस पर उसका असर नहीं पड़ने दिया। पति जैसे चाहते थे उनको वैसे जीने दिया
और खुद वो जैसे जीवन बिता रही थी वैसे बिताती रही। मतलब यहाँ आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एक आज़ादी की जो भावना होती है, आज़ादी क्या है, आप जैसे जीना चाहते हैं उसमें आपको कोई व्यवधान नहीं है, किसी जोर ज़बरदस्ती से आपको वो बदलना ना पड़े, यही आज़ादी है। तो पति का पूरा रहन सहन बदल गया कैम्ब्रिज से आने के बाद। अब पत्नी मजबूरी में अगर उसी तरह से अपने आप को ढालती तो वो उनके मन के लायक चीज़ नहीं थी। ज़्यादातर जो भारतीय होते थे वो अंग्रेज़ों को एक अलग तरह का जीव मानते थे कि उनका खाना पीना रहना सहना सब अलग तरीके का था। यहाँ लोग साड़ी पहनती थी महिलाएं, वहाँ की महिलाएं स्कर्ट वगैरह पहनती थी, तो वो सब यहाँ के लोग अच्छा नहीं मानते थे। उसी तरह से जो लोग थे यहाँ धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे, पजामा कुर्ता पहनते थे, वो लोग कोट पैंट पहनते थे, टाई लगाते थे। तो इनके लिए आज़ादी वही थी कि इन्होंने अपना जो रहन सहन था, जीवन का ढंग था, उसको नहीं बदला, उस पर कोई असर नहीं पड़ने दिया, और ना ही पति के रहन सहन में कोई हस्तक्षेप किया कि आप ऐसे क्यों रहते हैं, अब तो सब भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। तो ये इनकी एक आज़ादी की जो भावना इनके मन में थी उसका एक व्यक्त करने का तरीका था। उन्होंने कभी पति पर अपना कुछ थोपा नहीं और ना ही उनमें हस्तक्षेप किया। आगे ये हुआ कि जब कम उम्र में ही उन्होंने अपने को मृत्यु के करीब पाया, नानी ने, कहने का अर्थ कि वो बीमार थी, तो पहले जो महिलाएं होती थी या लोग होते थे, महिलाएं सिर्फ नहीं, लोग होते थे, वो तरह तरह की बीमारियों से उनकी मृत्यु होती थी जिनका इलाज उस समय नहीं था। आज के समय में वो बीमारियां कुछ भी नहीं हैं, टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी, ये सब आज के दौर में बड़ी आसान सी बीमारियां हैं, इनका इलाज हो जाता है। कॉलेरा किसी को होता है, हैज़ा, उल्टी और दस्त की शिकायत होती है तो उसका आसानी से इलाज हो जाता है। टाइफाइड होता है तो भी इलाज हो जाता है आसानी से, टीबी का भी इलाज हो जाता है, थोड़े लंबे समय तक दवाई खानी होती है। तब ये सब जानलेवा बीमारियां होती थी, इनका इतना बढ़िया इलाज नहीं था उस समय, तो लोग परहेज़ वगैरह करके ही अपनी जान बचाते थे। तो वैसे ही किसी बीमारी से वो पीड़ित थी। तो उनकी बेटी 15 साल की थी, यानी लेखिका की माँ 15 साल की थी, और उस दौरान में 15 साल शादी की उम्र हो जाती थी, 15-16 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो जब इनकी नानी ने पाया कि अब मेरी मृत्यु हो सकती है तो उनको चिंता हुई कि मेरी बेटी की शादी होनी बाकी है, वो अब शादी की उम्र की हो रही है। तो उन्होंने अपना तमाम जो पर्दे का लिहाज था वो छोड़ के अपनी इच्छा जताई कि वो अपने पति के मित्र प्यारेलाल जी से मिलना चाहती है। प्यारेलाल शर्मा, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे, तो उनसे मिलने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। सब परेशान हो गए कि एक पर्दानशी औरत जो कभी अपने पति से भी भर मुँह बात नहीं करती हैं, वो बोल रही है एक अजनबी से मैं मिलना चाहती हूँ। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी, वो मृत्यु के करीब थी, तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया, और उस समय की स्थिति को देखते हुए उनको बुला लिया गया और उनके सामने ले आए। तब जो उन्होंने कहा, उन्होंने जो प्यारेलाल शर्मा से बात की वो और भी आश्चर्यजनक था उस समय के हिसाब से। उन्होंने उनसे वचन मांगा, कहा कि मेरी लड़की के लिए वर आप ही ढूंढेंगे। प्यारेलाल शर्मा को उन्होंने कहा कि वर आप ढूंढेंगे मेरी लड़की के लिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? कहा कि मेरे पति तो साहब हैं, ऑफिसर हैं, मतलब ये अंग्रेज़ों के रहन सहन वाले व्यक्ति हैं, तो इनमें तो साहब ही है, तो ये अपने मातहत वाले किसी को, किसी जूनियर से या कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे, ऐसे लड़के को ढूंढेंगे जो इनके हुक्म बजाए, इनके आदेश को माना करे। ऐसे किसी लड़के से मेरी बेटी की शादी करवा देंगे और वो आत्मनिर्भर कभी नहीं होगा, वो हमेशा आदेश मानने वाला ही रहेगा। जबकि वो चाहती थी कि इसकी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो आज़ादी के लिए लड़ रहा हो, जो अपने ऊपर जिसमें इतना दमखम हो कि वो देश के लिए लड़ रहा हो और अपना जीवन चला रहा हो। तो उन्होंने कहा कि एक आज़ादी का सिपाही ढूंढकर आप इसकी शादी करवा दीजिएगा। अब यहाँ पर जो बात आती है कि जो महिला हमेशा घर में रही, उसने अपनी आज़ादी की कभी बात नहीं की,
उसको यह चिंता थी कि मेरी बेटी किसी गुलाम के साथ ब्याही न जाए। वो चाहती थी कि मेरा जो दामाद हो वो आज़ादी के लिए लड़ने वाला हो। तो इससे पता चलता है कि उनके मन में आज़ादी के लिए एक जुनून था, एक भावना थी, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि जब पति विलायत से आया और वहाँ का रंग ढंग अपना लिया तो इन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अपने रंग ढंग पर उसका असर नहीं पड़ने दिया। इससे भी पता चलता है कि वो आज़ादी पसंद महिला थी। उनको यह अच्छा लगता था कि वो हर आदमी का अपना जीवन हो, अपनी आज़ादी हो। तो यह भावना उनमें थी, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। खैर वैसा ही हुआ, उनकी शादी एक क्रांतिकारी से ही कर दिया गया, एक आज़ादी के सिपाही से कर दिया गया। वो जो लड़का था जिससे शादी हुई इनकी माँ की, वो ICS उस समय होता था, जैसे अभी IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस समय इंडियन सिविल सर्विस करके होता था ICS अंग्रेज़ों के समय में। तो उसके इम्तिहान में उसको नहीं बैठने दिया गया, कंपटीशन नहीं देने दिया गया, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल था। तो वैसे लड़के से इनकी शादी हो गई। अब जो इनकी माँ थी, अब दूसरी महिला की बात करते हैं। एक महिला की बात हो गई, अब दूसरी महिला इनकी माँ थी जिनकी शादी हुई। तो इनका जो ससुराल था उसमें कोई धन संपत्ति नहीं थी, बड़ा ही साधारण परिवार था, लेकिन ऊंचे ख्यालों वाले लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे। तो इनका भी जो जीवन वहाँ चलने लगा वो वैसा ही चलने लगा। वहाँ लोग खादी के वस्त्र पहनते थे, तो खादी की साड़ी भारी होती है, तो इनको वो पहनने में दिक्कत होती थी, भारी लगती थी। ये बड़ी कमज़ोर सी, दुबली पतली, नाजुक सी महिला थी इनकी जो माँ थी। तो वो क्या करती थी कि वो रात रात भर साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती, अभ्यास किया करती थी, कि ताकि दिन में उनको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े किसी के सामने कि साड़ी ठीक से नहीं बंधी। तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो भरपूर प्रयास करती थी। अब उनके प्रयास को देखिए कि वो रात रात भर साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं साड़ी नहीं पहन सकती इतनी बारी, मुझे दूसरा ला दीजिए, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उस स्थिति से समझौता किया और उसके लिए कोशिश किया, प्रयास किया कि मैं इसको पहनना सीख जाऊंगी। तो वो रात रात भर जाकर अभ्यास करती थी। और उनकी जो दादी, यानी लेखिका की जो दादी थी, वो अपनी पतोह के बारे में कहती थी कि ये बड़ी नाजुक सी है, ऐसी है कि इसको धोया पोछा और छींके पर टांग दिया, मतलब इसको कोई काम वाम कराने लायक ये है नहीं। बाकी जो सदस्य थे घर के वो भी इसका विरोध नहीं करते थे, वो भी ऐसा नहीं कहते थे कि अरे नहीं, नई दुल्हन आई है वो काम कैसे नहीं करेगी। एक घर में भावना होती है कि जो बहू आई है तो उसको काम करना है, उसको सब काम में सहयोग करना है। तो ऐसा किसी ने वहाँ जोर नहीं दिया इस बात पर। सभी ने इस चीज़ को मान लिया कि वो सुकुमार हैं, वो कोमल हैं, उनसे ज़्यादा काम वगैरह नहीं होने का है। अब इसकी क्या वजहें थी, ऐसा किसी ने क्यों नहीं किया, उसका भी कारण यहाँ लेखिका बता रही है। एक तो कारण था कि जो हिंदुस्तान के सभी लोगों की तरह उनके ससुराल वाले भी इस बात से प्रभावित थे, कहीं ना कहीं उनके मन पर इस बात का असर था कि इनकी जो माँ थी वो एक साहब की बेटी थी, विलायत से पढ़े हुए बैरिस्टर साहब की बेटी थी। तो एक जो उनके नाना का रौब था वो वहाँ काम कर रहा था, तो किसी बड़े घर की बेटी आई है तो उसको लोग उस दृष्टि से भी थोड़ा ज़्यादा इज्जत दे रहे थे। एक रौब था उसका, जो उनके पिता का रौब था, वो काम कर रहा था ससुराल में, इसलिए भी लोग उनको ज़्यादा जोर नहीं देते थे कि इसको काम करना ही होगा। अब इनके यहाँ जो लोग थे उसमें से कई लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे, रहन सहन बात व्यवहार के चलते। तो इसके चलते भी उनकी साहबी से रौब खाते थे, इनके नाना की साहबी से। तो एक ये हो गया, और वो लोग इस बात से थोड़ा ऑब्लाइज थे, थोड़ा एहसानमंद थे कि इतने बड़े साहब ने अपनी बेटी हमारे परिवार में दे दी, जो ये फूल सी कोमल लड़की है इसकी शादी हमारे यहाँ कर दी। इनके पास ना कोई धन संपत्ति थी, ना कोई वैसा विरासत में मिला हुआ कोई ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा था। तो ये लोग थोड़ा एहसानमंद जैसा महसूस करते थे कि इतने बड़े आदमी की बेटी हमारे यहाँ ब्याही गई है, तो इसलिए भी थोड़ा दबे रहते थे। इसके अलावा
ये भी थी कि इनके बारे में जो बातें सुनते थे लोग कि इनकी माँ ने ऐसे बुलाकर कहा कि आज़ादी के सिपाही से ही इसकी शादी होगी, किसी साहब के फरमाबरदार से नहीं होगी, किसी आदेशपाल से नहीं होगी। तो ये सब कहानियाँ भी थोड़ा सा उसको रहस्यमय बना रही थी कि ये घर थोड़ा सा अद्भुत है, इनका जो मायका है वो। तो इन सब वजहों से लोग थोड़ा दबे रहते थे। दूसरी वजह थी उनकी जो शख्सियत, अपना जो व्यक्तित्व था इनकी माँ का, उसमें क्या था कि उसमें वो खूबसूरत तो थी ही, नाजुक भी थी, साथ ही साथ वो ईमानदार और निष्पक्ष थी। वो किसी भी बात को पूरी ईमानदारी से कहती थी, किसी के पक्ष में किसी की चाटुकारिता नहीं करती थी, किसी को खुश करने के लिए कोई बात नहीं करती, जो साफ बात होती वही वो करती थी। वो झूठ बिल्कुल नहीं बोलती थी, किसी एक की बात किसी दूसरे को नहीं कहती थी। किसी ने उनको अपनी कोई राज की बात बताई तो उसको वो अपने पास रखती थी, किसी से बताती नहीं थी। तो ये सब उनके ऐसे गुण थे जिससे भी लोग प्रभावित रहते थे और उनको मानते थे कि ये एक बुद्धिमान महिला है। तो इसलिए घर में कोई भी ठोस काम होता तो उसमें उनकी राय जरूर ली जाती और उसको माना भी जाता था। कोई बड़ा काम हो रहा है अगर, तो उसमें उनसे पूछा जाता और उसको माना जाता उनकी राय को। अब आगे ये था कि वो कोई ठोस काम नहीं कर पाती थी, इसका मतलब ये नहीं था कि उनमें आज़ादी का जुनून कम था। जुनून जो था वो भरपूर था और वो अपने तरीके से उसको निभाती भी थी। लेखिका की माँ की बात हम कर रहे हैं। वो कभी भारतीय माँओं जैसा उन्होंने व्यवहार नहीं किया। बच्चों की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना, ये सब उनके जिम्मे था ही नहीं। वो ज़्यादातर इनके पिता किया करते थे और बाकी घर के सदस्य करते थे। उनका जो ज़्यादा समय था वो किताबें पढ़ने में बीतता था या संगीत सुनने में बीतता था और वो ज़्यादातर अपने बिस्तर पर ही रहती थी। तो इसका इतना मतलब कहा जाए कि कर्तव्य न करने के बाद भी उनका जो एक महिला का जो कर्तव्य सामान्यतया माना जाता है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करना, बड़ों की सेवा करना ससुराल में, यही एक सामान्य महिला का धर्म माना जाता है। लेकिन ये सब वो न करती थी, फिर भी उनके प्रति सब श्रद्धा रखते थे। उसका दो कारण बताया। एक कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, वो किसी के पक्ष में नहीं बोलती थी, किसी की चाटुकारिता नहीं करती थी, साफ बात बोलती थी। और दूसरी कि वो किसी की गुप्त बात किसी से प्रकट नहीं करती थी। तो ये सब ऐसे कारण थे कि उनको ज़्यादा आदर मिलता था। अब घर में एक माहौल था जिसमें सबकी निजत्व का ख्याल रखा जाता था, सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता था। किसी से बिना वजह कुछ पूछताछ नहीं होती थी कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों किया। इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया कि एक अगर किसी की चिट्ठी आई, मान लीजिए उसकी बहन की ही चिट्ठी आई, 3 बहनें या 4 बहनें थी, जो भी हैं, उनमें से किसी की चिट्ठी आई, माँ को पता है कि वो उसकी तबीयत खराब थी, फिर भी वो नहीं पूछती थी कि क्या लिखा है। पढ़ के इसको जो बताना होगा वो खुद ही बताएगी, पूछना नहीं है इसमें। ऐसा माहौल था उस घर में कि सबके निजत्व का, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता था। तो इसी का फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने क्या किया कि लेखन शुरू कर दिया। उस समय क्या होता था कि लोग लिखते थे और अपनी रचनाएं लिखकर ही डाक के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं को भेजते थे। तो कोई पूछता नहीं था किसको भेज रहे हो, कहाँ से आया, उसका जो जवाब आता था वो भी कोई नहीं पूछता था। तो इनको कोई उसमें संकोच नहीं होता था और ये लोग जो लिखने वाले भाई बहन थे ये अपनी रचनाएं भेजते रहते थे और छपने भी लगे। अब लीक से हटकर चलने वाले में ये 2 महिलाएं हुई। अब आगे एक और महिला की बात है जो इनकी परदादी थी। उनको भी लीक से हटकर चलने का शौक़ था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जब पुत्रवधू जो उनकी थी, पुत्रवधू नहीं कहिए, पुत्रवधू की पुत्रवधू परदादी थी वो, तो उन्होंने जाकर भगवान के पास मन्नत मांग ली कि मुझे पोती चाहिए, मतलब मेरी पुतोहू को बेटी हो। तो और उनके पास उन्होंने ये व्रत ले रखा था कि उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ, मतलब पहले लोग साड़ी जो पहनते थे वो खादी की होती थी, धोती साड़ी एक ही जैसी होती थी, उजले रंग की, और उसमें एक कोर लगा होता। तो अगर 2 से ज़्यादा होगी तो किसी न किसी को वो दान में दे देंगी।
तो ये जैन समाज में एक अपरिग्रह शब्द होता है। अपरिग्रह मतलब किसी चीज़ से मोह नहीं रखना, ज़रूरत भर ही इस्तेमाल करना, तो उसके हिसाब से उनको वो ठीक ही माना जाता था। लेकिन जब इनकी माँ गर्भवती हुई लेखिका की, तो उन्होंने जाकर मन्नत मांग ली कि इसको बेटी ही देना। और ये मन्नत सिर्फ नहीं मांगा, उस दौर में बेटी की मन्नत मांगना एक अस्वाभाविक बात थी, एक अद्भुत सी बात थी। लोग बेटा ही चाहते थे, अभी तक चाहते हैं ज़्यादातर लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग चाहते हैं काफ़ी लोग। अब लेकिन घटा है, अब लोग बेटियों के प्रति भी उदार हुए हैं। लेकिन उस दौर में ये एक अजीब वो गरीब बात थी, अजीब सी बात थी। और उन्होंने सिर्फ मन्नत मांगी नहीं, उसका खूब प्रचार किया कि मैंने ये मन्नत मांगा है। तो अब जो सुनता वो अवाक रह जाता कि अरे ये कैसी बात है, ये जाके भगवान से मांगाई कि बेटी हो। तो खैर उनके घर में बेटियां काफ़ी सारी हुई थी, ऐसा नहीं था कि बेटियों की कमी थी जो उन्होंने इस लिए मांगा कि कोई बेटी नहीं होती है घर में। बेटियां थीं, काफ़ी सारी बेटियां थीं उनके घर में। लेकिन उन्होंने किया ऐसा, और बार बार मंदिर जाकर उसको मन्नत को दोहराती रही और लोगों को बताती रही कि मैंने जाकर भगवान से फिर से ये कहा है। तो लोग समझते थे कि ये क्या कर रही हैं पता नहीं। अच्छा, ऐसा भी माना जाता कि उनका भगवान से सीधा कनेक्शन है, यहाँ से वो मन्नत मांगते और भगवान वहाँ से सीधा तथास्तु कर देते थे। तो इनके यहाँ बेटियाँ होती गई। कितनी बेटियाँ हुई? 5 बेटी हुई, मतलब ये 5 बहन हुई। तो भगवान ने उनकी मन्नत इस तरह मांगी कि एक के बाद एक 5 बेटियाँ उनको दे दी। अब उनके बारे में एक और इसमें कहानी है कि घर के लोग तो घर के लोग थे, अगल बगल के लोग भी तो थे ही। उनकी ऐसी चर्चा थी या उनका ऐसा रुतबा था, ऐसा प्रभाव था कि चोर भी घबराहट में आ जाते थे उनके सामने। कैसे आ जाते थे? तो उसकी एक कहानी है जिसको लेखिका ने बाद में देखा भी। अब हुआ यूँ कि शादी के घर में शादी का माहौल था, तो उसमें सभी लोग जो हैं वो बारात चले गए थे। और जब बारात लोग चले जाते हैं तो घर की जो महिलाएं होती हैं, अपने यहाँ भी डोमकच होता है जिसमें तरह तरह का अभिनय महिलाएं करती हैं। उसी में से कोई पुरुष बन जाता है, कोई महिला बन जाता है, और आपस में कुछ नाटक जैसा वो लोग खेलते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है, गाना बजाना होता रहता है सारी रात। तो ये सब चल रहा है, उसको रत जगा बोलते हैं, जागरण कह लीजिए। तो ये सब हो रहा था कि एक चोर सेंध लगाकर घर में घुसा। अब सेंध क्या होता है कि पहले के समय में डकैती वगैरह नहीं होती थी ज़्यादा। पहले जो चोरी होती थी वो सेंध लगाकर, सेंध बोलते हैं दीवार में एक छेद करके, गोल सा छेद कर लेते थे चोर और उधर से घुसते थे। क्योंकि कच्चे दीवार ही ज़्यादा होते थे, अभी जैसा प्लास्टर का प्रचलन था नहीं। उस समय जो ईंटें जोड़ी जाती थी वो अलग अलग तरह की मिट्टी पर ही ज़्यादा जोड़ी जाती थी, या और भी कुछ कुछ चीज़ें होती थी, सुर्खी, चूना वगैरह। ईंट को महीन पीस के और उसमें चूना वगैरह मिला के किया जाता था। तो वो इतना कड़ा नहीं होता था, तो उसको चोर, एक से एक कलाकार चोर माने जाते थे जो सेंध लगाने में माहिर होते थे। तो वो एक छेद बनाते थे गोल सा, और उस होके घर में घुसते थे और सामान लेके उधर से ही निकल जाते थे। तो चोर ने एक कमरे में सेंध लगाया, उसको लगा कि सब लोग तो आगे की तरफ हैं, पीछे कोई है नहीं। तो उसने एक कमरे में सेंध लगाया, अपने हिसाब से उस कमरे में लगाया जहाँ घर का सारा धन संपत्ति उसको मिल जाता। उसने ऐसा पहले से छानबीन करके रखा था। अब हुआ ये कि उसकी बदकिस्मती थी कि जिस घर में वो घुसा, जिस कमरे में, उसी में जो वो परदादी थी वो शोर शराबा से बचने के लिए आकर सो गई थी। अब चोर तो इस हिसाब से घुसा था कि इसमें कोई होगा नहीं, सीधा सामान लेना है और इधर से निकल जाना है। लेकिन जैसे ही वो घुसा कि वो बुढ़ापे की नींद उनकी थी, बुढ़ापे में थोड़ी नींद कम आती है या पतली नींद होती है, उनकी नींद खुल गई। तो उन्होंने कहा कौन? तो अगर कोई कौन पूछेगा तो अक्सर जो जवाब निकलता है आदमी के मुंह से वो सीधा यही निकलता है, मैं या हम। तो कोई पूछेगा कौन, तो मैं। तो चोर ने भी वही किया, नपातुला जो परंपरागत जवाब था वो दिया उसने, मैं। अब जो परदादी थी उन्होंने कुछ और इधर उधर नहीं पूछा, बोला पानी पिला। चोर थोड़ा हिचकिचाया कि चोर को बोल रही है पानी पिलाने के लिए, जी मैं।
तब तक वो जो परदादी थी उन्होंने देख लिया था कि उनका जो लोटा था पानी पीने का वो खाली था। तो वो बोला कि ऐसा कर, ये लोटा ले और जाकर कुएं से पानी भर के ले आओ और कपड़ा ठीक से बांधना, और मतलब कुएं का पानी लोग पीते थे तो उसमें कपड़ा बांध कर निकालते थे ताकि पानी छन जाए उसमें, या फिर निकाल के तब उसको छान लेते थे, बाल्टी से निकाल के लोटे में छान के रखते थे। तो उन्होंने बोला कपड़ा कस के बांधियो और तरीके से छानियो, मतलब बढ़िया से छानना उसको। अब चोर घबरा गया। अब चोर ने क्या समझा, उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और उसके कमर में भांग थी। तो भांग पीने को भांग छानना भी बोलते हैं, भांग को घोंट के छान के पिया जाता था। तो उसने उसको इस तरह से लिया, उसके पास जो चीज़ें थी उससे उसने जोड़ लिया। उसको लगा कि कपड़ा जो मुंह पर है उसको बोला कि कस के बांध लेना और भांग को ठीक से छानना। चोर ने सोचा कि इस अंधेरे में इनको कैसे दिख रहा है कि मैंने मुंह पर कपड़ा बांधा और मेरे कमर में भांग बंधी है। तो वो परेशान हो गया। तब तक उन्होंने कहा कि जल्दी कर भाई, बड़ी प्यास लगी है। तो इसने घबराहट में बोल दिया, पर मैं तो चोर हूँ। तो दादी ने कहा, हुआ करे, प्यासे को पानी तो पिला, लेकिन मेरा धर्म मत बिगाड़ना, हाथ रगड़ के धो लेना तब पानी लाना। तो उन्होंने पूछा कि चोर ने पूछा कि आप चोर के हाथ का पानी पी लीजिएगा। तो बोला, अरे कहा ना कि सब उधर फंसे हुए हैं तो तुम हाथ बढ़िया से धो के ले आना। अब उसको लगा कि भगवान जो है वो इनके साथी हैं, इसको सब पता है। वो हड़बड़ाहट में गया और पानी लेकर आ रहा था कि पहरेदार ने उसको दबोच लिया, क्योंकि वो कुएं पर देख लिया गया था। अब जब वो आया तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। तब दादी ने कहा, खुद से पानी पिया और फिर उसी लोटे से बोले, ले तू भी पी ले। चोर ने भी पानी पिया। बोला, तुम मेरा बेटा हो गया, तुम मेरे बेटे हो गए, मेरा जूठा पानी पी लिए, एक लोटे से हमने पानी पिया, तुम मेरे बेटे हो गए। अब तुम देख लो कि चाहे तो चोरी करो या फिर खेती किसानी करो। तो चोर जो था वो बेचारा असमंजस में था ही, वो उसने कहा कि नहीं, मैं खेती किसानी ही करूँगा। तो इस तरह से ये एक लीक से हटकर चलने वाली महिला की बात हुई। इसी तरह से आगे जो इनकी बहनें थीं वो भी कुछ लेखिकाएं बनी, कुछ नहीं लिखने में रुचि था जिसका, वो उसने कहा कि मैं तो बस पढ़ूंगी, कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। तो इसी तरह से इनकी जो बहनें थीं उनमें भी कुछ ऐसा ही प्रभाव था। इस पर हम लोग कल फिर बात करते हैं, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग इसके आगे ये परदादी की कहानी के बाद का जो है उसकी बात कल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।